पाथ। अगर आप ऊपर देखें यूआरएल के अंदर नहीं नजर आ रहा तो कोई इशू नहीं है, हम गूगल के ऊपर फॉर यहाँ पर कोई चीज सर्च कर लेते हैं, ठीक है। पेनावर्सिटी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने पेनावर्सिटी सर्च किया तो आप जो है वो यूआरएल देख लें। यूआरएल देखें तो google.com/search जो है वो क्या है, ये पाथ है। और इसके बाद जो है वो आपको एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क के बाद एक क्यू नजर आ रहा है, क्यू का मतलब है क्यूरी, ठीक है। तो पाथ एंड क्यूरी पैरामीटर्स जो है वो कुछ इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, जो पाथ होता है वो तो रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो क्यूरी होती है विच मीन्स क्यूरी पैरामीटर, हम उसका फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर पैजिनेशन के लिए। तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक एप्लीकेशन के ऊपर 10 यूजर्स का डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या करना चाहता हूँ, 10 यूजर्स का डेटा सिर्फ एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं क्यूरी पैरामीटर्स का इस्तेमाल करूंगा, लाइक मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, क्यू लगाऊंगा, और उसके आगे जो है वो मैं फिल्ट्रेशन पुट करूंगा कि भाई आई जस्ट वांट टू एक्सेस द डेटा ऑफ 10 यूजर्स, ठीक है, लिमिट लगा दूंगा मैं, और बाकी सारे यूजर्स को मैं स्किप कर दूंगा। तो मेरे पास सिर्फ 10 यूजर्स का डेटा शो अप होना शुरू हो जाएगा। यार ये बातचीत ना करें, जो बातचीत कर रहे हैं ना, प्लीज। अच्छा जी, तो यहां पर आप एग्जांपल देख लेते हैं कोड बेस के अंदर। अच्छा, पाथ पैरामीटर की एक सिंपल एग्जांपल है। यहां पर किया हुआ क्या है, आप सब लोगों ने जो है वो मेरे साथ दोहराना है जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। एक हमारे पास डेकोरेटर है, ठीक है, यानी फास्ट एपीआई के इंस्टेंस के लिए मैं एक एपीआई बना रहा हूं, ठीक है, एक एंड पॉइंट बना रहा हूं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐप का ऑब्जेक्ट लो और उस ऐप के ऑब्जेक्ट के अंदर से गेट का मेथड ले लो, ठीक है। उस गेट के मेथड के अंदर से हमारे पास एक पाथ है विच इज एक्सेसिबल एट स्लैश यूजर्स। तो अब मैं स्लैश यूजर्स के अंदर से डायनामिक यूजर्स की वैल्यू को गेट करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं इसे स्टैटिक भी रख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करली ब्रैकेट हटाकर सिर्फ 1 लिखता हूँ, तो मेरे पास हर वो यूजर जिसकी यूजर आईडी 1 होगी उसका डेटा मुझे मिल जाएगा। बट अगर मैं इसे डायनामिक रखना चाहता हूँ, मेरे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपल एज दैट इसे एक अदद ऑब्जेक्ट के अंदर पुट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर उसकी जो उसका पाथ नेम होगा वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट यूजर के नाम से, ठीक है। गेट यूजर का फंक्शन यकीनन किसी यूजर की वैल्यू को ही गेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर डिक्लेयर किया हुआ है यूजर आईडी के नाम से, ठीक है। और यूजर आईडी जो है वो क्या होगी, इंटीजर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पाइडॉक्स भी इस फंक्शन के डिक्लेयर किए हुए हैं कि गेट अ स्पेसिफिक यूजर बाय देयर आईडी, यूजर की आईडी का इस्तेमाल करते हुए उसकी वैल्यूज को गेट करो। तो यहाँ पर एक कमेंट आपको नजर आ रहा होगा, नहीं, यूजर आईडी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द यूआरएल। ये जो यूजर आईडी है, ठीक है, आप यहाँ पर अगर एपीआई के अंदर देखें तो ये आपको यूजर आईडी नजर आ रही होगी, ठीक है। अब ये जो यूजर आईडी है इसे हम यूआरएल के अंदर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक यूजर है 42, तो इसकी यूजर आईडी जो है वो क्या हो जाएगी, 42। तो इसे जो है वो वेब के ऊपर टेस्ट आउट कर लेते हैं। कौन सा वेब है? मैं 10 बजे तक आ जाता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, मैं जाऊंगा सिंपल एज दैट 8000 पोर्ट के ऊपर जहां पर हमारी एपीआई चल रही है, स्लैश यूजर्स, ठीक है। स्लैश यूजर्स का एक गेट का एंड पॉइंट मौजूद है। अगर मैं भी स्लैश यूजर्स के ऊपर जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर पाथ डिक्लेयर करना है, यानी कि यूजर की आईडी डिक्लेयर करनी है। तो मैं सिंपल एज दैट यूजर्स के आगे कोई सी भी आईडी लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 42। मेरे पास यूजर आईडी 42 यहाँ पर एपीआई के अंदर रोटियां ला सकता हूँ, दाने से नहीं आ जाएगा। रोटियां लानी है। सर्वर हमारा चल रहा है, देखते हैं जी, सर्वर चल रहा है। मसला तो और आई थिंक आइडेंटिफिकेशन के कोई इशू आ रहे हैं। घर पे बाइक है ना, एक दाने चला है। आइडेंटिफिकेशन के इश्यूज, हाँ
रिटर्न के स्टेटमेंट को, हाँ ये आइडेंटिफिकेशन के इश्यूज हल कर दिए, ठीक है। और सिंपल एज दैट, अब चलकर देखते हैं। हाँ आ गया। तो हमारे पास मसला क्या था, आइडेंटिफिकेशन नहीं की हुई थी, तो इस वजह से हमारे पास ये कोड रन नहीं हो रहा था। अच्छा एक चीज़ को हमेशा याद रखें कि जब भी कोई एरर आ रहा है, कोई भी मसले मसाइल आ रहे हैं, आपने टर्मिनल के ऊपर अपने सर्वर के लॉग्स देखने हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। जैसे अभी मुझे नज़र आ गया कि भाई वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का कोई इशू था, मैंने सिंपल एज दैट अपने कोड को आइडेंट किया सही से और इट इज़ वर्किंग फाइन। तो यहाँ पर यूज़र आईडी 42 है और नेम जो है वो मैंने जॉन लिखा हुआ है। अच्छा नेम जो है वो स्टैटिक है, ठीक है। नेम की वैल्यू अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आकर देखते हैं तो आपको जो है वो जॉन ही नज़र आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसे हटाकर अशारिब अली कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं जो मेरा नाम है वो क्या हो गया यहाँ पर, अशारिब अली, और यूज़र आईडी 42 है। अच्छा 42 मेरा पाथ है, ठीक है। यूजर्स के आगे मैंने पाथ डिक्लेयर किया हुआ है। मैं 42 से फॉर एग्जांपल 4 कर देता हूँ, सिंपल एज दैट, ठीक है। और रन करता हूँ तो यहाँ पर यूज़र आईडी मेरे पास 4 हो जाएगी और मेरे पास नेम जो है वो वही रहेगा। अगर मैं नेम वाले की एंड वैल्यू को हटाना चाहता हूँ तो मैं वो सिंपल एज दैट हटा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसे हटा देते हैं और जाकर अब वापस रिफ्रेश करते हैं तो सिंपल एज दैट यहाँ पर होगा कुछ यूँ कि मैं यूजर्स वाले पाथ के अंदर जो भी पाथ डिक्लेयर करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 100, तो यहाँ पर यूजर आईडी जो है वो 100 हो जाएगी। अगर मैं इसे पुट करता हूँ 10,000 तो 10,000 आ जाएगी यूजर आईडी। तो मतलब अब यूजर की जो आईडीज है ना वो डायनेमिकली गेट मैं कर रहा हूँ, और ये डायनेमिकली गेट कैसे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ दिस, पाथ पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ जस्ट दिस वर्ड। करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जो है वो यूजर आईडी यानी अपने पाथ का नेम डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं करली ब्रेसेस से हटा देता हूँ तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी। अच्छा ये जो पैरामीटर आपको नजर आ रहा है फंक्शन के अंदर जो कि एक अदद इंटीजर है, ठीक है। इस पैरामीटर की जो वैल्यू है, इस पैरामीटर की आपने वैल्यू देखनी है। यहाँ पर क्या मैंने पुट की हुई है, इस पैरामीटर की वैल्यू मैंने ये यूजर आईडी पुट की हुई है। यूजर आईडी जो है वो मैं कहाँ से गेट कर रहा हूँ, यूजर आईडी में पाथ के राउट से ही गेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यूजर आईडी को यहाँ से इसका नाम तब्दील कर देता हूँ, यूजर आईडी की जगह मैं लिखता हूँ माई यूजर आईडी, माई यूजर आईडी। माई यूजर आईडी को करते हैं कॉपी, ठीक है, यहाँ पर करते हैं पेस्ट। तो ये जो माई यूजर आईडी है ये मेरा आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट। और सिंपल एज दैट यहाँ पर जाकर मैं, रिसीव भी करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर जाकर ये कह रहा है कि आई डिड नॉट गेट द यूजर आईडी, पैरामीटर में भी देना पड़ेगा, तो रिसीव करना पड़ेगा। अच्छा ये मैंने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है वो मैंने पैरामीटर के अंदर वैल्यू को पुट कर दिया विच इज अ रॉन्ग थिंग, दैट्स व्हाई कोड जो है कोड ने वैलिडेशन का मुझे एरर दे दिया। मैंने इसे वापस वहीं पे कर दिया तो ये मेरे पास कोड बेस रन हो रहा है। अच्छा तो पाथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, एक उस फोल्डर के अंदर एक फाइल, तो मेरे पास वो जो लास्ट फाइल होगी उसके पीछे जितने भी मैं फोल्डर्स को घुमा फिरा कर आया हूँ वो सब मेरी डायरेक्टरीज होंगी, जिसको दूसरी जबान के अंदर यहाँ पर पाथ कह रहे हैं बस, ठीक है। और अब बात करते हैं हम क्यूरी की, ठीक है। क्यूरी का क्या मतलब होता है, क्यूरी का क्या मतलब होता है सादा लफ्जों के अंदर। अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू में क्यूरी की क्या मीनिंग होगी, कोई बताएगा, कोई उर्दू टीचर बताएगा, सवाल। और कोई सवाल के अलावा प्रॉब्लम, मसला, हाँ सही है। एनवायरमेंट, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, ये तो वही इंग्लिश का ही वर्ड आ गया ना रिक्वायरमेंट। आप उर्दू की टीचर है इंग्लिश की। क्वेरी का मतलब होता है पूछना, ठीक है, जानना या पूछना। तो यहाँ पर सिंपल एज दैट जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने पेनावर्सिटी गूगल के ऊपर जाकर सर्च किया, ठीक है।
पेनावर्सिटी मैंने जाकर सर्च किया, तो आप अगर यूआरएल को देखते हैं तो यूआरएल के अंदर ये जो आपको क्यू लिखा हुआ नजर आ रहा है और उसके अंदर ये जो वैल्यूज आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं, ठीक है, विच इज एन डायनामिक आईडी, और उसके पीछे जो है वो आपको ये पेनावर्सिटी का वर्ड भी नजर आ रहा होगा, ये लिखा हुआ ना क्यू। क्यू का मतलब है क्यूरी। मैं गूगल के ऊपर ये क्यूरी कर रहा हूँ कि पेनावर्सिटी वर्ड का जितना भी डेटा आपके पास मौजूद है वो मुझे सर्च इंडेक्स के अंदर दिखा दो। तो इसने सर्च इंडेक्स के अंदर पेनावर्सिटी की रेपो मुझे फर्स्ट के ऊपर दिखा दी, सिंपल एज दैट, ठीक है। और उसके आगे जो है वो मैंने ये फिल्ट्रेशन लगाई हुई है। ये फिल्ट्रेशन मैंने नहीं लगाई है, ऑटोमेटिकली गूगल ने मेरे पाथ के अंदर पुट कर दी है। अच्छा, पाथ पैरामीटर तो हमने देख लिया। अब क्यूरी पैरामीटर का मतलब वही बात हो गई कि फिल्ट्रेशन या फिर गेटिंग एन स्पेसिफिक डेटा या गेटिंग एन स्पेसिफिक रिसोर्स इज कॉल्ड क्यूरी और क्यूरी पैरामीटर। तो यहाँ पर वही हमारे पास यूजर्स का राउट है, सिंपल एज दैट, ठीक है। एक फंक्शन बनाया है गेट यूजर्स के नाम से। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो अगर आप देखें तो आपको 3 पैरामीटर्स नजर आ रहे होंगे। आपको कितने पैरामीटर्स नजर आ रहे होंगे? 3 पैरामीटर्स नजर आ रहे होंगे। एक होगा स्किप के नाम का, ठीक है। अच्छा, स्किप को आप छोड़ दें, आप ये देखें लिमिट। लिमिट का यहाँ पर मतलब ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 10 यूजर्स को गेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिमिट के कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, एक्टिव का मतलब ये है कि ये जो 10 यूजर्स हैं क्या ये एक्टिव हैं? अगर हैं और इनकी वैल्यूज ट्रू हैं तो ही जो है वो ये मेरे को वेब पेज के ऊपर नजर आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि गेट यूजर्स विद ऑप्शनल फिल्टरिंग। अब अगर आप इस पैरामीटर, इन 3 पैरामीटर्स की वैल्यूज को गेट करें और कमेंट्स को पढ़ लें, ठीक है, इसके बाद जो है वो आप यहाँ पर आकर इस गेट की रिक्वेस्ट को देखें तो स्लैश यूजर्स, ठीक है, इसे जो है वो मैं थोड़ा बड़ा कर दिखा देता हूँ नोटपैड के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंपल एज दैट एक गेट की रिक्वेस्ट जाएगी स्लैश यूजर्स के ऊपर। ये जो स्लैश यूजर्स है ये क्या है? ये एक पाथ है, ठीक है, स्लैश यूजर्स का पाथ है या डायरेक्टरी है। उसके आगे एक और स्लैश है और उस स्लैश के आगे आपको ये क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। जहां कहीं भी आप क्वेश्चन मार्क देख लेना तो आपने ये समझना है कि भाई बात यहाँ पर हो रही है किसकी? क्यूरी की, कि हम किसी किस्म की क्यूरी पुट कर रहे हैं, किसी किस्म की फिल्ट्रेशन पुट कर रहे हैं। आपने गूगल शीट का इस्तेमाल किया होगा, गूगल शीट के अंदर से आप कोई स्पेसिफिक डेटा गेट करते हैं तो आप यूआई के अंदर वैल्यूज को क्लिक करते हैं ना कि भाई मुझे सिर्फ इस कॉलम के अंदर से इन रोज का ये डेटा चाहिए, तो मेरे पास वो डेटा जो है वो फिल्टर होकर आ रहा होता है। तो जो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वो क्यूरी पैरामीटर्स की मदद से हो रहा होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 पैरामीटर दिए थे। पहले था स्किप और मैंने स्किप की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी थी 0, ठीक है। उसके बाद एट का साइन आपको नजर आएगा जब आप किसी दूसरे पैरामीटर को या फिर किसी दूसरी फिल्ट्रेशन वाले लॉजिक को पुट कर रहे होंगे। यहाँ पर लिमिट है 5, ठीक है, एंड एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा जी, तो इसे जो है वो पाइडॉक्स के ऊपर जाकर देख लेते हैं, बल्कि उससे पहले रिटर्न स्टेटमेंट में आपको दिखा देता हूँ। रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं किया हुआ। रिटर्न स्टेटमेंट में सिंपल एज दैट की वैल्यू पेयर्स के अंदर मैंने वही वैल्यूज जो अपने पैरामीटर के अंदर डिक्लेयर की थी वो यहाँ पर बता दी। तो इसे सिंपल एज दैट जाकर देखा जा सकता है। 8 यहाँ पर अगर हम जाएं और जाकर लिखें डॉक्स, फास्ट एपीआई के डॉक्स आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो आपको जो है वो 3 एपीआईज नजर आ रही होंगी, ठीक है। एक तो आपके पास रीड रूट है, ठीक है, दूसरा है यूजर्स की। अब ये जो यूजर्स की एपीआई है, ये जो फर्स्ट वन है ये क्या है? ये है पाथ पैरामीटर, ठीक है, पाथ पैरामीटर की एपीआई। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक पैरामीटर आ रहा है इंटीजर के नाम का। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं पाथ पैरामीटर के अंदर, तो यहाँ पर मेरे फंक्शन के पास सिर्फ एक ही पैरामीटर जा रहा है यूजर आईडी के नाम का। तो यूजर आईडी जो है वो मैंने यहाँ पर पुट करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ट्राई इट आउट के बटन पर क्लिक करता हूँ और यूजर आईडी यहाँ पर पुट कर देता हूँ 4, ठीक है, तो ये देख लें आपको ये नीचे भी नजर आ रहा होगा पाथ लिखा हुआ, ठीक है।
तो ये पाथ क्यों लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने करली ब्रेसेस के अंदर यूजर आईडी पुट की हुई है। अगर मैं करली ब्रेसेस से यूजर आईडी को हटा देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर पाथ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। और ये वैल्यू इंटीजर है, क्योंकि जो पैरामीटर है वो इंटीजर वैल्यू का एक्सेप्ट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 पुट कर दिया। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट के बटन पर क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पर आकर एक कर्ल की रिक्वेस्ट गई। कर्ल की रिक्वेस्ट कहाँ गई, राउट देखें आप, 8000/user/4। अब यहाँ पर 100 लिख देता तो ये /100 हो जाता। ठीक है, और मेरे पास रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर रिटर्न हो गया यूजर आईडी कॉलन 4। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पास पाथ पैरामीटर की। अब बात करते हैं क्यूरी पैरामीटर की। क्यूरी पैरामीटर की भी एपीआई आपको नजर आ रही है यहाँ पर /users के नाम की, गेट द यूजर्स। अच्छा, हमने पाइडॉग डाले थे तो यहाँ पर आ रहा है गेट यूजर्स विथ ऑप्शनल फिल्टरिंग। गेट यूजर्स विथ ऑप्शनल फिल्टरिंग, मैं यूजर्स को गेट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माय फिल्टरिंग लॉजिक, कि भाई वो यूजर जो पेड हो, मैं सिर्फ उसका डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं जो है वो उसे सिर्फ और सिर्फ क्यूरी पैरामीटर की मदद से ही एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आकर देखें तो यहाँ पर आपको ये क्यूरी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये क्यूरी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये क्यूरी कैसे आ रहा है, यहाँ पर ऊपर आपको पाथ लिखा हुआ नजर आ रहा था, यहाँ पर क्यूरी इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि मैंने जो है वो अपने पैरामीटर के अंदर स्पेसिफिक वैल्यूज पुट की हैं, इसी वजह से यहाँ पर मेरे पास ये क्यूरी का वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इज इक्वल टू के आगे मैंने कोई वैल्यू दी थी, स्किप के आगे मैंने 0 पुट किया था। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये स्किप के आगे मैंने 0 पुट कर दिया, मतलब ये कि ये जो मेरा पैरामीटर है इसको मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया ये 0। ठीक है, और लिमिट है, ये मेरा पैरामीटर है, इसको मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 10। ठीक है, यानी आप इसे सादा लफ्जों में ये कहेंगे कि ये भाई डिक्लेरेशन, ये इनिशियलाइजेशन है और ये डिक्लेरेशन है। ठीक है, और एक्टिव जो है वो ट्रू होगा, सिंपल एज दैट। तो मेरे पास ये तीनों वैल्यूज जो है वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं ट्राइड आउट के बटन पर क्लिक करता हूँ और ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज थी वो मेरे पास आ रही हैं, सिंपल एज दैट। एग्जीक्यूट के बटन पर क्लिक किया, अब आप यहाँ पर आकर देखेंगे रिस्पॉन्स। अच्छा, रिस्पॉन्स क्या है, मेरे पास यहाँ पर लिमिट 10 आ रही है। अभी मैंने इसके अंदर कोई लॉजिक पुट नहीं किया, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट पुट नहीं की। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकता था, उस वेरिएबल के अंदर मैं कंडीशन पुट कर देता कि भाई अगर इसकी वैल्यू जो है वो फॉल्स हो तो मुझे जो है वो सिर्फ इसी का डेटा चाहिए। फॉल्स वैल्यू किसकी होगी, उसकी जिसने मेरी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को एक्सेस नहीं किया होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने माइंड के अंदर एक सिनेरियो बनाया, तो मैं इस एक्टिव के जो एक्टिव की है इसका इस्तेमाल करते हुए फिल्टरिंग बेहतर अंदाज से कर सकता हूँ, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, तो ये तो हो गए पाथ एंड क्यूरी पैरामीटर्स। आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। जी रिजवान भाई। सर ये क्यूरी पैरामीटर्स जो हमने फंक्शन लिखा है उससे पता चल रहा है कि ये क्यूरी पैरामीटर्स है, जो हमने फंक्शन लिखा है ये उससे ही पता चल रहा है, बिल्कुल। वरना ऊपर से तो नहीं हमें पता चल रहा कि नहीं नहीं, ऊपर से पता नहीं चल रहा। पाथ जहाँ देखिए, पर आप इसके अंदर फिल्टरिंग करना चाहते हैं ना, फिल्टरिंग आप यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर तो आप सिर्फ और सिर्फ एक यूजर आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप ना डबल अप्रोच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप डबल अप्रोच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब आप कंबाइन कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को एक ही फंक्शन के अंदर। सिंपल एज दैट, आपने जो है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर यूजर आईडी पुट कर देनी है, यूजर आईडी या माय यूजर आईडी, माय स्टूडेंट आईडी, कुछ भी पुट कर देना है। तो क्यूरी और एंड पाथ पैरामीटर जो है वो दोनों मिल जाएंगे। और स्पेसिफिकली जो क्यूरी पैरामीटर हैं वो आपके फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, आपके फंक्शन के क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आगे कंबाइन का भी एक स्टेप है, ये देखें ना, ये क्यूरी पैरामीटर की एग्जांपल आ गई। अच्छा, कंबाइनिंग बॉथ, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वही सारा का सारा काम हुआ हुआ है। पर देखें लास्ट के अंदर जो है वो हमने अपना एक और राउट बना लिया है, लास्ट के अंदर हमने एक और राउट बना लिया है। यहाँ पर लिखते हैं कंबाइनिंग बॉथ, सिंपल एज दैट। और पहले जो है वो आइडेंटिफिकेशन अपनी फिक्स कर लेते हैं, नहीं तो ये फंक्शन रन नहीं होगा। ठीक है,
रिटर्न स्टेटमेंट को भी आगे ले जाते हैं। अब ये हमारा फंक्शन सही से काम करेगा। अच्छा देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, स्लैश यूजर्स, मेरे जितने भी यूजर्स हैं उन यूजर्स की स्पेसिफिक आईडी की बुनियाद के ऊपर आप जो है वो उनकी पोस्ट को गेट कर लो। फॉर एग्जांपल एक यूजर है, ठीक है, अशारिब, और उसकी आईडी है 4, और उसकी जो है वो इंस्टाग्राम पोस्ट को या फिर उसकी फेसबुक की पोस्ट को, लिंक्डइन की पोस्ट को, ट्विटर की पोस्ट को मैं गेट करना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपल एज दैट यूजर की एक आईडी गेट की और उसके अंदर से मैंने उसकी सारी की सारी पोस्ट को फैच कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पाथ, मेरी यूजर आईडी आ गई, ठीक है। पब्लिश्ड ट्रू, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है अगर ये पब्लिश्ड है तो फिर इसे गेट करो, मतलब अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर ये वैल्यू जो है वो मुझे नहीं मिलेगी, फॉल्स है तो फिर ये वैल्यू ऑटोमेटिकली रिडक्ट हो जाएगी। अच्छा लिमिट, वही बात है कि भाई यहाँ पर मैं सिर्फ 10 यूजर्स की वैल्यू को फॉर एग्जांपल गेट करना चाह रहा हूँ, या फिर अच्छा यहाँ पर लिमिट को ना मैं सिर्फ इस हद तक नहीं रख सकता कि मैं 10 यूजर्स को लेकर आना चाहूँ, लिमिट के अंदर मैं दूसरे लॉजिक्स भी पुट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से क्लाउड कोड की सब्सक्रिप्शन किस किसने परचेज की है, जरा वापस एंट्रेस कीजिएगा। सही है, काफी स्टूडेंट्स ने क्लाउड कोड की सब्सक्रिप्शन परचेज की है। जब आप सब्सक्रिप्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, करने जाते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ cloud.ai/pricing, नहीं anthropic.com/pricing, तो वहां पे आपको मल्टीपल प्लान्स नजर आ रहे होंगे। तो अगर मैं खैर कहना मैं ये चाह रहा था कि जो मल्टीपल प्लान्स मुझे नजर आ रहे हैं, मैं उन प्लान्स की बुनियाद के ऊपर यूजर को सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी का एक्सेस दे सकता हूँ, मतलब मैं लिमिटेशंस लगा सकता हूँ। तो उसके लिए भी मैं जो है वो इस पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है, अगर आप इस स्पेसिफिक राउट को पढ़ें, अगर आप इस स्पेसिफिक राउट को देखें तो एक गेट की रिक्वेस्ट लगेगी स्लैश यूजर्स के ऊपर, ठीक है। स्लैश यूजर्स के अंदर डायनामिक आईडी है 42, इसे कर देते हैं फॉर एग्जांपल हम 4 की यूजर आईडी की जितनी भी पब्लिश्ड पोस्ट हैं उसे जो है वो गेट करो, और लिमिट जो है वो 5 होनी चाहिए, मतलब जितनी भी पब्लिश्ड पोस्ट हैं मुझे सिर्फ 5 पब्लिश्ड पोस्ट चाहिए। मतलब अगर मैं इसे रॉ उर्दू के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर लिखूं गेट द यूजर, अच्छा लिख रहा हूं कि यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, इस पूरी की पूरी कंडीशन का मतलब क्या होगा, गेट द यूजर विथ आईडी 4 get the user post with get the user published post, get the user 5 published post with id 4, get the user with id 4, ठीक है। ये करते हैं get the user with id 4, तो get the user with id 4, return the last 5 published post। तो हम रॉ इंग्लिश के अंदर कुछ ये कहेंगे कि ये जो एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है, इन सिंपल इंग्लिश हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हर वो यूजर जिसकी आईडी 4 हो, ठीक है, उसकी आप लास्ट 5 पब्लिश पोस्ट को रिटर्न करवा दें, ठीक है। तो ये कंडीशन है और सिंपल इंग्लिश के अंदर ये इसकी मीनिंग होगी, ठीक है। अगर आप इस कंडीशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंग्लिश जो है वो मैंने कैसे बनाई, ये आप भी बना सकते हैं, सिंपल है। अच्छा जी,
नहीं भाई, आप इसे एक मरतबा जो है वो रिवाइज कर दें, लाइक व्हाट एग्जैक्टली पाथ एंड क्यूरी पैरामीटर इज। एपीआईज हमने लास्ट क्लास में भी अच्छे से पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था और लाइट का, और अभी भी बड़े बेहतरीन अंदाज में शारिक भाई ने इन डेप्थ आप लोगों को जो है ना कवर करवाई है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना हमारे पास सिंपल एपीआई तो बन जाती है गेट की, पोस्ट की, ठीक है। गेट के लिए आप क्या करते हैं, वही फंक्शन बनाते हैं और जो भी डेटा आपके पास डेटाबेस में पड़ा हुआ है वो आपके पास से गेट करके ले आता है। फिर अगर उस डेटाबेस के अंदर डेटा ऐड करना है तो आप कौन सी एपीआई का यूज़ करते हैं, पोस्ट की, ये सही है। तो आप क्या करते हैं, पोस्ट की एपीआई का जो है ना यूज़ करके उस डेटाबेस के अंदर अपना डेटा ऐड करवा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मसला आता है कि गेट तो मैंने किया, लेकिन जब आप गेट करेंगे ना तो आपके पास टोटली डेटाबेस का डेटा आ रहा होता है, ऐसा ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं नहीं पूरे डेटाबेस का डेटा नहीं आए, एक स्पेसिफिक यूजर या स्टूडेंट या एम्प्लॉय उसका डेटा मेरे पास आए, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर हम लोग पाथ पैरामीटर बनाते हैं। अब जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एक्स वाई जेड, आपके पास कुछ भी हो, हर किसी के पास एक अदद यूनिक आईडी होती है। चाहे आप ई कॉमर्स की एप्लीकेशन हो, उसके अंदर भी हर प्रोडक्ट को एक यूनिक आईडी असाइन होती है। आप अगर चैट जीपीटी पे भी जाएंगे ना, अपना चैट जीपीटी खोल के देख लें, अपने चैट जीपीटी पे जाएंगे, एक आपने चैट खोल रखी है ना, उसको भी एक यूनिक आईडी असाइन होगी, ऊपर आपको यूआरएल में नजर आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं, उस स्टूडेंट को गेट करते हैं या एम्प्लॉय को गेट करते हैं डेटाबेस से, किससे, उस यूनिक आईडी से। अब कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं कि एक पाथ पैरामीटर बनाते हैं और उस पाथ पैरामीटर में जो है ना हम उसको देते हैं पेलोड, ठीक है। पेलोड देते हैं, पेलोड क्या कहते हैं, जो डेटा हम लोग रिक्वेस्ट के साथ भेज रहे हैं। मैंने कहा था जब भी क्लाइंट से आप लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर आपको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो वो जो आईडी होती है ना, जिस अपना यूजर का डेटा आपको चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उसकी आईडी पाथ पैरामीटर के अंदर भेजते हैं और उस डेटा को गेट करते हैं। और उसके अलावा जब आप उसकी फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे अशारिक भाई ने बताया पेजिनेशन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर आपका जो है ना ऑप्शनल डेटा है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स यूज करते हैं। तो सिंपल है, जो हमारे पास अपना एक डेकोरेटर यूज हो रहा है फास्ट एपीआई की क्लास का अपना इंस्टेंट बनाने के बाद, उसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल बना रहे होते हैं, पैरामीटर बना रहे होते हैं। अगर किसी फंक्शन, किसी मेथड के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरामीटर। तो हमारे पास दो पैरामीटर है, एक क्यूरी पैरामीटर, एक पाथ पैरामीटर। पाथ वो जो हमारे यूआरएल के अंदर होता है, और क्यूरी पैरामीटर हमारे पास क्वेश्चन मार्क के बाद स्टार्ट होता है। ये सही, जबरदस्त, बेहतरीन। आसान हो रही है, ऐसी है ना। याद है आपको टाइप स्क्रिप्ट की दुनिया के अंदर हम किस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते थे डेटा की वैलिडेशन के लिए, किसका इस्तेमाल करते थे, जॉड का। इसी तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग डेटा की वैलिडेशन के लिए कि भाई डेटा एक्यूरेट है, डेटा करेक्ट है, जिस चीज का मुझे डेटा चाहिए वो मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो मैं सिंपल एज दैट किसका इस्तेमाल करूंगा, पाइडेंटिक का इस्तेमाल करूंगा। टाइप स्क्रिप्ट में जॉड का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पर जो है वो डेटा की वैलिडेशन के लिए, इनपुट की वैलिडेशन के लिए, आउटपुट की वैलिडेशन के लिए, मतलब जो यूजर इनपुट जा रहा है, सर्वर से आउटपुट आ रहा है, उसकी वैलिडेशन के लिए जो है मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, पाइडेंटिक का इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, पाइडेंटिक का ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइडेंटिक के अलावा आप कंडीशनल स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते थे, यानी आप इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते थे ना वैलिडेशन के लिए, कि इफ आई गेट दिस डेटा आई विल गेट दैट वैल्यू। इफ एल्स अगर मगर, तो अगर मगर का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, बट यहाँ पर पाइडेंटिक का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पाइडेंटिक ऑटोमेटिकली वैलिडेट करता है आपकी डेटा को बेस्ड ऑन द टाइप हिंट्स। अगर आप इस लाइन को समझ जाते हैं ना तो आपको सारा पाइडेंटिक का चक्कर समझ में आ जाएगा कि भाई पाइडेंटिक जो है वो क्या करता है, वो आपके डेटा की वैलिडेशन करता है बेस्ड ऑन द टाइप हिंट्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, मेरी क्लास के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया हुआ है, यूजर्स के ही पर्सपेक्टिव से देखें तो यूजर आईडी, ठीक है। अब यूजर आईडी एक इंटीजर होगा, तो
पाइडेंटिक क्या करेगा, पाइडेंटिक जो है वो टाइप हिंट्स की मदद से सिंपल एज दैट मेरे डेटा को वैलिडेट करेगा और मेरी रिक्वेस्ट को जो है वो सक्सेसफुल कर देगा। अगर मैंने ये वैलिडेशन लगाई हुई कि भाई हर वो वैल्यू जो स्ट्रिंग के साथ डिक्लेयर हुई हुई है उसके साथ अगर कोई बंदा इंटीजर की वैल्यू को अटैच करता है तो उस रिक्वेस्ट को आप फेल कर दें, 400 का एरर दे दें या 400 वाली कैटेगरी के अंदर एरर रेस कर दें, तो ये सारा का सारा काम जो है वो मैं पाइडेंटिक की मदद से कर रहा होऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ eliminating the need for manual validation code and preventing bugs from invalid data। अच्छा सवाल है आप लोगों से, सवाल ये है कि कोई सिनेरियो बताएं यहाँ स्टेज पर आकर कि हम पाइडेंटिक को किन केसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। कोई भी 4 स्टूडेंट्स आ जाएं, 2 इधर से और 2 इधर से। सवाल यह है कि आपने किसी स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर पाइडेंटिक का इस्तेमाल करना है, किसी भी सिनेरियो के अंदर आपने पाइडेंटिक का इस्तेमाल करना है, तो वो सिनेरियोज जो है वो यहाँ पर आकर एक्सप्लेन करें। कोई भी 2 आ जाएं, हैंड रेस करें। कौन कौन इधर से आना चाहता है वो जरा हैंड रेस करें, बॉयज वाली साइड से। था जिसके अंदर कांटेक्ट का फॉर्म था, तो उस कांटेक्ट के फॉर्म के अंदर ईमेल होती है। वैसे हम लोग फंक्शन भी बना के कर सकते हैं कि ईमेल को वैलिडेट करें, लेकिन पाइडेंटिक के अंदर हम लोग एक इंपोर्ट करवा सकते हैं ईमेल स्ट्रिंग, ईमेल एसटीआर। तो अगर हम लोग क्लास बना के ईमेल के आगे ईमेल एसटीआर करें, और अगर वो यूज़र का डाटा का जो ईमेल है वो ईमेल की तरह ना हो, फॉर्मेट जो @gmail.com, तो वो पाइडेंटिक खुद ही एरर दे देगा। हमें मैन्युअली कुछ फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी। भाई महाद ने बताया कि ये एक एप्लीकेशन बना रहे थे, उसमें इन्होंने ईमेल को वैलिडेट करने के लिए ईमेल एसटीआर नामी एक एट्रीब्यूट को इंपोर्ट किया और उसे यूज कर लिया इन द पाइडेंटिक क्लास। तो इससे हुआ क्या कि अगर किसी यूजर ने फॉर एग्जांपल कोई ईमेल एंटर की जिसके अंदर @gmail.com नहीं था या जीमेल का वर्ड नहीं था, तो वो ऑटोमेटिकली एरर रेज हो जाएगा कि भाई आपने जो है वो @ या फिर जीमेल या फिर .com जो है वो पुट नहीं किया हुआ इन यूर इनपुट। जी माय नेम इज़ माही। यहाँ पे हम मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, जस्ट लाइक अगर हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना हो कि यूज़र ने जो अपना नेम है वहाँ पे नेम ही डाला हो। ऐसा ना हो कि यूज़र ने नेम की जगह पे अपना फ़ोन नंबर या फिर ईमेल डाल दिया हो। जब हम वहाँ रिक्वायर्ड फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम हर एक चीज़ वैलिडेट कर रहे होते हैं कि अगर तो फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, मिडिल नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, एड्रेस है और स्टेट है या पोर्टल है। इवन कि जब हम कहीं अपना बैंक डिटेल्स डाल रहे होते हैं, वहाँ पे हम अपने बैंक कार्ड डाल रहे होते हैं, वहाँ पे हमें सीएनसी नंबर और एक्सपायरी नंबर या हमें अपने बैंक की डिटेल डाले तो वो एक होता है कि हमारे वो जो आईबीएम नंबर होता है वो इतने डिजिट का होता है। तो उन सारी चीज़ों में हम वैलिडेट कर सकते हैं कि यूज़र की वैल्यू हो वो इंटीजर होगी, स्ट्रिंग होगी, बुलियन होगी या फिर और मज़ीद जो हमारे पास फ्लोट्स वगैरह होते हैं वो सारी होगी। बेहतरीन बताया भाई माहिन ने। इन्होंने एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो ही बता दिया कि आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, नेम आपने पुट किया और नेम के बाद आपने ईमेल पुट नहीं की, फॉर एग्जांपल नंबर पुट नहीं किया या जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो पुट नहीं की, तो आपके पास यूआई पर एक एरर नज़र आ रहा होगा। तो वो आप पाइडेंटिक के मॉडल से भी कर सकते हैं, आप जॉट की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एक बैंक की एग्जांपल दी कि भाई हम जब अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन कर रहे होते हैं तो पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर्स का नहीं होता, मतलब सिंपल 8 कैरेक्टर्स का नहीं होता। कहते हैं कि भाई आप जो है वो इन एन स्पेसिफिक चीज़ों का इस्तेमाल करें इन योर पासवर्ड, ठीक है, यानी सिंपल पासवर्ड ना रखें, कॉम्प्लेक्स रखें। तो उस सिनेरियो को एक्टिवेट करने के लिए भी यानी वैलिडेशन वाला पार्ट जो है वो हम मुकम्मल कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक। अच्छा, तो यहाँ पर मैनुअल वर्सेस पाइडेंटिक वैलिडेशन की एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप लोग देख लें, एक एपीआई राउट बनाया हुआ यूजर्स के नाम का, पोस्ट का एक राउट है, ठीक है, इसमें एक फंक्शन है यूजर्स नाम का। आपको यहाँ पर
अच्छा जी, विदाउट पाइडेंटिक, एडिशियस एंड एरर प्रोन। तो यहाँ पर अगर मगर का इस्तेमाल हो रहा है, इफ एल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक सिंपल यूजर बनाया है, क्रिएट यूजर बैड या फिर क्रिएट बैड यूजर, ठीक है। तो वो एक इनपुट ले रहा है, डेटा जो है वो डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर डेटा के अंदर नेम मौजूद नहीं है, इफ नेम नॉट इन द डेटा, तो आप जो है वो एक एक्सेप्शन रेज कर दो 400 की, जिसका ये मैसेज होगा नेम रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये आप काम सारा मैन्युअल कर रहे हैं, ये काम क्या कर रहे हैं आप, मैन्युअल काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप दूसरी कंडीशन देखें, इफ नॉट इज इंस्टेंस, ठीक है। अगर डेटा के अंदर यूजर की जो एज है और यूजर की जो एज की वैल्यू है वो अगर उसने इंटीजर के अंदर पुट नहीं की, तो आप जो है वो 400 का एरर रेज कर दो, यानी कि जो HTTP की एक्सेप्शन होगी वो 400 की होगी। मतलब यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर यूजर के डेटा के अंदर जो एज की फील्ड है वो इंटीजर नहीं होती, तो इफ नॉट लिखा हुआ है ना शुरू के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि अगर एज जो है वो इंटीजर नहीं होती तो वैलिडेशन एरर आप रेज करो कि एज मस्ट बी इंटीजर, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं str लिख देता, स्ट्रिंग लिख देता, तो फिर जो है वो वैल्यू स्ट्रिंग ही होनी चाहिए थी, बट क्योंकि एज यानी कि हम डिजिटल न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे तो वो इंटीजर के अंदर ही होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम मजीद मल्टीपल चेक्स लगा सकते हैं। ये सारा का सारा काम होगा मैन्युअल, ठीक है। यानी हमें ये सारी वैलिडेशन वाले रूल्स याद रखने होंगे, ठीक है। अब अगर आप यही वाला काम सारा का सारा सिंपल एज दैट पाइडेंटिक की मदद से करते हैं, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, तो सिंपल सीन है। यहाँ पर क्या है कि एक क्लास है, ठीक है। एक क्लास बनाइए यूजर क्रिएट के नाम से ना, यूजर क्रिएट के नाम से एक क्लास बनाइए और इसके अंदर हमने बेस मॉडल को इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रही है वैसे या पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है? इनहेरिटेंस हो रही है, पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है? इनहेरिटेंस हो रही है ना। तो यहाँ पर हम बेस मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं पाइडेंटिक से, ठीक है। फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सिंपल एज दैट स्क्रॉल कर लेते हैं। पाइडेंटिक हमारे पास कोड बेस के अंदर यकीनन मौजूद है, अभी मैंने इसे इंस्टॉल नहीं किया, बट अगर आपको याद हो तो हमने फास्ट एपीआई का स्टैंडर्ड पैकेज पुट किया था, तो वो स्टैंडर्ड के अंदर ये भी लाइब्रेरी हमारे पास, ये भी मॉड्यूल जो है वो हमारे पास आ गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास सिंपल एज दैट फास्ट एपीआई के स्टैंडर्ड मौजूद है। इस स्टैंडर्ड के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, वो जो है वो हमारे पास आ गई हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर उसे गेट भी कर सकता हूँ। तो गेट करने का तरीकेकार क्या है, cls uv add पाइडेंटिक, ठीक है। तो मैं uv की मदद से पाइडेंटिक के मॉड्यूल को एक्सटर्नली भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो लेट्स इंस्टॉल पाइडेंटिक इन आवर कोड बेस। पाइडेंटिक इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, पाइडेंटिक के साथ फिर और भी मॉड्यूल्स हैं ना, वो सारे ही आ रहे हैं। हमने बेस मॉडल की क्लास को इंपोर्ट करना है। तो ये जो बेस मॉडल की क्लास है ना, इसके अंदर हमारे पास वो सारा का सारा लॉजिक है जो हम मैन्युअल पुट करते थे ना, वो इस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है। एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर हमने क्लास की शुरू में बात की कि वाई एब्स्ट्रैक्शन इज इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर भी वही एब्स्ट्रैक्शन वाला रूल को अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से हम जो है वो फील्ड को भी इंपोर्ट कर लेंगे, फील्ड की क्लास को भी इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, फील्ड की क्लास बड़ी ज़बरदस्त क्लास है, इसके अंदर हम वैलिडेशन लगा सकते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर,
न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर, और मतलब मल्टीपल जो है वो हमारे पास जो लॉजिकल वेज होते हैं, जो लॉजिकल कंडीशंस होती थी, याद होगा ना आपको, हम एंड और इन सब का इस्तेमाल किया करते थे, वो सब कुछ जो है वो फील्ड के अंदर हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर अब देखें हो क्या रहा है, यहाँ पर पाइडेंटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, विद पाइडेंटिक क्लीन एंड ऑटोमेटिक, क्लीन एंड ऑटोमेटिक डेटा की वैलिडेशन हो रही है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर ये जो नेम की फील्ड है अगर आपको नजर आ रही है, तो नेम जो होगा वो होगा स्ट्रिंग। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसको पता कैसे चलता है, इसको पता कैसे चलता है कि भाई मुझे वैलिडेशन करनी है, टाइप हिंट्स की मदद से पता चलता है। खैर अगर आप टाइप हिंट्स ना लगाएं तो भी ऑटोमेटिकली गेट कर लेते हैं, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप हर एक वेरिएबल की, हर एक इंस्टेंस की, किसी भी फंक्शन की, किसी भी चीज़ की आप जो है वो यहाँ पर टाइप ज़रूर डिक्लेयर करें। तो यहाँ पर इस क्लास के अंदर मेरे पास ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 3 एट्रीब्यूट है ना, नेम, ईमेल एंड एज, 3 ही नजर आ रहे हैं ना आपको। तो 3 एट्रीब्यूट में से जो पहला एट्रीब्यूट है नेम, वो स्ट्रिंग होगा, और इसके अंदर मैंने जो है वो फील्ड की क्लास का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जितने भी नेम्स हैं, ये जो डॉट 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 है इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? स्प्रेड ऑपरेटर होता है, सुभान बता रहे हैं, स्प्रेड ऑपरेटर होता है, मतलब कि गेट ऑल द नेम वैल्यूज। इसका मतलब यही हुआ ना कि जितनी भी नेम की वैल्यूज मेरे पास मौजूद हैं वो लो और वैलिडेशन लगाओ। अच्छा, वैलिडेशन के लिए यहाँ पर ये जो आपको मिन लेंथ नजर आ रहा है, मिन लेंथ इज इक्वल टू 2, ये मेरे पास जो है वो पैरामीटर और मैंने आर्गुमेंट यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ, या सादा लफ्जों में से कहूँ तो ये की एंड वैल्यू है। ठीक है, की क्या है? मिन लेंथ, यानी मिनिमम लेंथ जो है वो नेम की कितनी होनी चाहिए? 2, यानी कि 2 कैरेक्टर्स तो मिनिमम नेम के अंदर होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर अभी ये आए थे, क्या नाम था आपका? दयान, महाद अभी ये ईमेल SPR नामी क्लास के बारे में बता के गए थे कि मैंने इस क्लास को पुट किया था, तो मेरी ईमेल की सारी वैलिडेशन हो गई थी, तो ये क्लास भी यहीं पर आ गई। इसे सिंपल एज दैट इंपोर्ट कर लेते हैं, ईमेल STR फ्रॉम द पाइडेंटिक मॉड्यूल। पाइडेंटिक के मॉड्यूल से 3 क्लास इंपोर्ट किए हैं, बेस मॉडल। ठीक है, बेस मॉडल तो आपकी हर एक क्लास के अंदर इनहेरिट होगा, किसी भी हाल में आप बेस मॉडल का तो इस्तेमाल करेंगे, ये समझे पाइडेंटिक की बुनियाद है, पाइडेंटिक की फाउंडेशन है। और फील्ड और STR की क्लास, ऐसे मल्टीपल क्लासेस और हैं जिसे आप इंपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ईमेल SPR भी मैंने पुट कर दिया। उसके बाद एज। अच्छा, अब एज जो है वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। यहाँ पर मैंने फील्ड के क्लास का इस्तेमाल करते हुए वैलिडेशन की कि भाई GE ग्रेटर देन जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और लेस देन 120 होना चाहिए, यानी जो पर्सन की एज होगी, जो यूजर की एज होगी, वो कम से कम जो है वो 120 साल से कम में ही हो, यानी 0 से बड़ी हो और 120 साल से कम हो। तो ये जो GE लिखा हुआ है, GE का मतलब है ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, और LE का मतलब क्या है? लेस देन या फिर इक्वल टू। ठीक है, या तो 120 होनी चाहिए या 120 से कम होनी चाहिए। अगर ये एज जो है वो यूजर की होती है फॉर एग्जांपल 121, तो मेरे पास वैलिडेशन एरर जो है वो कंसोल के ऊपर आ जाएगा कि भाई जो यूजर की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए 120 या 120 से कम। ठीक है, तो ये देखें कितना सिंपल है। अब अगर आप मैनुअल कोड को देखें तो यहाँ पर आपको ये सारी वैलिडेशंस मैन्युअली पुट करनी पड़ रही हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे, क्लास बनाएंगे, क्लास की कीवर्ड की मदद से, और मेरे पाइडेंटिक का जो ये मॉड्यूल होगा या मॉडल होगा, उस मॉडल का नाम होगा यूजर क्रिएट। मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, उसकी मैं वैलिडेशन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म किया है या इनहेरिटेंस की है? इनहेरिटेंस की है ना, तो मैंने यहाँ पर सिंपल एज दैट बेस मॉडल से नेम को गेट कर लिया और वैलिडेशन लगा दी कि भाई जितने भी नेम्स है ना वो मिनिमम लेंथ उनकी 2 होनी चाहिए लाजमी। और ईमेल के लिए मैंने ईमेल STR की क्लास का इस्तेमाल किया, इसको भी मैंने पाइडेंटिक के मॉड्यूल से इंपोर्ट किया, ये ईमेल की वैलिडेशन कर रही होगी। ठीक है, और एज जो है वो जितनी भी एज यूजर की एज है वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए, 120 से कम होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर अब इस तरीके से लास्ट के अंदर देखें तो एक यूजर भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, पोस्ट की एक रिक्वेस्ट जा रही है। अब यहाँ पर किया हुआ क्या है ये देखें, डेकोरेटर का इस्तेमाल किया ऐप वाले। मेथड कौन सा है, पोस्ट का मेथड है ना, यानी कि क्रिएट हो रही होगी कोई ना कोई रिसोर्स। कहाँ पर क्रिएट हो रही होगी, यूजर्स के ऊपर, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन का नाम क्या है, क्रिएट गुड यूजर। एक फंक्शन ऊपर हमने बनाया था क्रिएट यूजर बैड, क्रिएट यूजर बैड। ये वाला फंक्शन जो है वो पाइडेंटिक के बगैर वैलिडेशन कर रहा था। और ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो जो मैंने यहाँ पर पैरामीटर पुट किया है यूजर का, इस यूजर के अंदर अगर आप जाकर देखें तो यूजर को जो मैंने टाइप कास्ट किया हुआ है वो मैंने टाइप कास्ट किससे किया हुआ है, पाइडेंटिक के मॉडल से किया हुआ है ना। मेरे मॉडल का क्या नाम है, यूजर क्रिएट, ये रहा जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है। और मैं सिंपल एज दैट यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ यूजर को। तो यूजर की वैलिडेशन जो है वो मेरे पास ऑलरेडी हो चुकी है। और मैं यूजर्स की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, एपीआई का नाम अपना चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऊपर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स बने हुए हैं। माई यूजर्स कर सकता हूँ या ऐसे सिंपल यूजर्स भी रहने दे सकता हूँ, एक ही बात है। और रिटर्न कर दिया मैंने यूजर को, ठीक है। अब रिटर्न कर दिया तो इसका मतलब ये कि मेरा आर्ग्यूमेंट जो पास हो रहा है उसकी टाइप कास्टिंग हो रही है, ठीक है, या उसकी वैलिडेशन हो रही है। अच्छा जी, कंप्लीट मॉडल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर पाइडेंटिक की बात हो रही है, तो पाइडेंटिक की सिंपल जो है वो वैलिडेशन के कोड को देख लेते हैं। या 10 मिनट की ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, चलें 7:50 के ऊपर शुरू करेंगे, 7:40 हो गए, 10 मिनट में आ जाएं। और जिन्होंने